Okay, there you go. Section 73, Section 73 of Indian Contract Act क्या बोलते हैं? Section 73 of Indian Contract Act states that when a contract has been broken, the party who suffers, suffering party, aggrieved party, उसको compensation मिलना चाहिए लॉस के लिए. और कौन देगा? जिसकी वजह से वो सफर किया. इसमें हैडली वर्सेस बैक्सेंडल एक लीडिंग केस है जिसमें डिसाइड हुआ था कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, स्पेशल डैमेज का बात बोला जा रहा है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्चुअली made was communicated to the by the plaintiff to the defendant. Plaintiff है जो केस किया, defendant है जिसके ऊपर केस किया गया, and thus known to both the parties of the contract, and the damages resulting from the breach of such contract which they would reasonably contemplate would be the amount of injury which would ordinarily follow from the breach of contract under these special circumstances so known and communicated. Okay, so उसके बाद बोला the problem asked in this question is based on the provisions of section 73 of Indian Contract Act. Instant case में देखो Z परचेज किया X इंटीमेट किया Z को that वो वाटर बॉटल परचेज करेगा for the purpose of performing his contract with Y. Thus Z had the knowledge of special circumstances. Z के पास special circumstances का knowledge था. Therefore, X is entitled to claim from Z rupees 500 at the rate of 50 paise, that is 1000 water bottles into 50 paise, being the amount of profit X would have made from the performance of his contract with Y. X कमाता 500 रुपया, तो 500 रुपया का भरपाई मिलेगा क्योंकि Z को पता है उसका कमाई 500 होता. बट अगर Z को कुछ पता नहीं रहता तो डिफरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस एज ऑन द डे ऑफ डिफॉल्ट, जो मैं बोला 5 रुपया 25 पैसा माइनस 4.5 रुपया जिसमें उसको देना पड़ता 75 पैसा पर बॉटल, यानी कि 750 रुपया पूरा देना पड़ता Z को, अगर Z को ये 5 रुपया वाला कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं रहता. क्लियर है? तो यही है, एकदम आसान है. नेक्स्ट सवाल में जाते हैं. सब लोग देखना. सर ये भी तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सॉरी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पढ़ाए थे. हाँ, एक बार पढ़ लो साथ में. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 50 सवाल में था, हम लोग शायद उस दिन कवर नहीं किए. मिस्टर श्याम ओन्ड अ मोटर कार. श्याम के पास एक मोटर कार है. he approached whom, sir? He approached Vikas and offered to sell his motor car at 3 lakh रुपया. Mr. Shyam told Mr. Vikas that the motor car is running at the rate of 30 kilometers per liter of petrol. तो मिस्टर श्याम ने मिस्टर विकास को कहा कि ये मोटर कार जो है ये इसका माइलेज है 30 किलोमीटर प्रति लीटर, मतलब प्रति लीटर ऑफ पेट्रोल ये 30 किलोमीटर माइलेज देगा. इसको बोला जाता है माइलेज. बोथ द फ्यूल मीटर and the speed meter of the car were working perfectly. तो fuel meter and speed meter दोनों perfectly work कर रहे थे. ठीक है. Mr. विकास agreed with the proposal. 3 लाख रुपया में खरीदने के लिए तैयार हो गया and took delivery of the car by paying 3 लाख शाम से. After 10 दिन विकास came back with the car and stated that the claim made by Mr. Shyam regarding fuel efficiency, या जिसको अपने बोलते हैं फ्यूल एफिशिएंसी को अपने बोलते हैं माइलेज कॉमन टर्म पार्लेंस में, तो माइलेज करेक्ट नहीं है. Therefore, there was a case of misrepresentation. अब referring to the provisions of Indian Contract Act, decide and write whether Mr. Vikas can rescind the contract in the above ground. कौन मेरे को समझा पाओगे? कौन मेरे को समझा पाओगे इसका आंसर? अगर समझा पाते हो बढ़िया है, नहीं तो मैं समझाऊंगा, डोंट वरी. चैट में यू कैन ट्राई. Anyone? Okay. Section 19, Priyanka says. Very good. What about section 19? What about section 19?
ordinary diligence. Very good, Priyanka. You're going in the right direction. I'm very impressed. देखो, मिसरिप्रेजेंटेशन तुम तब कह सकते हो जब तुम खुद परखे नहीं, सॉरी, तुम परख लिए, उसके बाद भी तुमको पता नहीं चला। जहां पे तुम्हारा आंखों के सामने स्पीड मीटर दे दिया गाड़ी का जो करेक्टली काम कर रहा है, फ्यूल मीटर दे दिया गाड़ी का वो भी करेक्टली काम कर रहा है, और कोई क्लेम कर रहा है उसके बाद 30 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल ये चलता है, तो उसका मिसरिप्रेजेंटेशन या झांसे में तुमको आना नहीं चाहिए था। तुम्हारा ऑर्डिनरी डिलीजेंस, ये शब्द यूज किया प्रियंका ने, इसलिए मैं बोला इंप्रेसिव। ऑर्डिनरी डिलीजेंस से जो तुम्हारा आंखों के सामने दिखता है, उसके बाद अगर तुम वेट कर रहे हो कि नहीं वो क्या बोला उसमें भरोसा करेंगे, वो तो तुम गलत हो, तुम गधा हो। ठीक है, ये तुम लिख नहीं पाओगे लैंग्वेज, बट वही बात है। तो इसीलिए यहाँ पे तुम रेसिन नहीं कर सकते हो, तुम रेसिन नहीं कर सकते हो। तो देखो, एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 19, ये याद नहीं रहे तो भी चलेगा, सॉरी थोड़ा ज्यादा बड़ा। when a consent to an agreement is caused by coercion, तो agreement क्या हो जाएगा? coercion, fraud, misrepresentation, voidable. A party to a contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed. ये भी हो सकता है कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में एक मौका है कि पार्टी को मौका दिया जाता है कि अगर तुम चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हो, and that he shall be put in the position in which he would have been if representations made had been true. If exception, ये है इसका आंसर, if such consent was caused by misrepresentation or by silence, fraudulent within the meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable if the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth, बहुत important line है, had the means of discovering the truth with ordinary diligence. अगर नॉर्मल बुद्धि से आपका ट्रूथ डिस्कवर करने का नॉर्मल बुद्धि से अगर आपका क्षमता है, तो फिर आप मिसरिप्रेजेंटेशन बोल के रो नहीं पाओगे। और ये नॉर्मल बुद्धि से ही होने का बात था, आप एक्सेप्शनली बोका हो इसलिए आपको मिसरिप्रेजेंट हो गया। In this situation, both fuel meter and speed meter, ये facts of the case, were working perfectly. Mr. Vikas had means of discovering the truth ordinarily, तो ये voidable नहीं होगा. Therefore, the contract is not voidable. Hence, Mr. Vikas cannot rescind the contract on the above ground. याद रहेगा? Is it clear, my friends? Okay, let us go back to question number 3. Question number 3 में आते हैं, जल्दी से आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 इज बेसिकली अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है सर, डायरेक्ट क्वेश्चन भी तो करते ही है। हाँ, पूछा है कि व्हाट इज एक्सेप्टेंस, व्हाट इज एक्सेप्टेंस, दे आर आस्किंग व्हाट इज एक्सेप्टेंस। सर व्हाट इज एक्सेप्टेंस बता रहा हूं। व्हाट इज एक्सेप्टेंस, ऑफ कोर्स हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े थे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मीनिंग पूछा है, एंड डिस्कस द लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेके भी पूछा है, तो सीधा सीधा आंसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है। तो देखते हैं। तो देखो सेक्शन 2B, 2A है ऑफर, 2B है एक्सेप्टेंस। सो सेक्शन 2B डिफाइंस, ये तो याद था, सेक्शन 2B डिफाइंस द टर्म एक्सेप्टेंस। पूरा कोटेड लाइन्स में लिखा है, when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. ठीक है ना? तो ये है एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस का रूल्स क्या क्या था? एक्सेप्टेंस को एब्सोल्यूट होना पड़ेगा, कंडीशनल नहीं, अनक्वालिफाइड होना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रेस्क्राइब मोड और प्रेस्क्राइब टाइम में होना पड़ेगा, कम्युनिकेट होना पड़ेगा ऑफरर को, and mere silence is not acceptance, यही तो था। और उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे होगा?
ऑफरर, अगर पोस्टल कम्युनिकेशन हो रहा है तो ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस उस दिन होगा जिस दिन वो चिट्ठी पोस्ट किया गया, और ऑफरी के लिए उस दिन होगा जिस दिन ऑफरर को मिलेगा। यही था, ठीक है ना। तो यही था कम्युनिकेशन, एंड इसके बाद वो लोग कुछ बोला है बस। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसीडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट। बोलो, हम लोग पढ़े थे कंसीडरेशन, एडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन इज नेसेसरी और नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, तो ये गलत है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन काफी है, कंसीडरेशन का एडिक्वेसी इज नॉट टू बी सीन। ओके, फिर क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। बोला एक्सप्लेन द टर्म क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला कॉन्ट्रैक्ट्स इंप्लाइड बाय लॉ एंड स्टेट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो एक बार देखते हैं ये दो सवाल एक साथ आंसर्स। तो पहले देखो कंसीडरेशन का एडिक्वेसी लेके, द लॉ प्रोवाइड्स दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सपोर्टेड बाय कंसीडरेशन सो लॉन्ग एज कंसीडरेशन एग्जिस्ट्स, कोर्ट्स आर नॉट कंसर्न्ड विद इट्स टू इट्स एडिक्वेसी प्रोवाइडेड इट इज ऑफ सम वैल्यू। ठीक है ना, एडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन तो डिसाइड करेगा पार्टीज, उसमें क्या है, तो वही बोला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखो, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, certain special circumstances, obligations resembling those created by a contract, resembling those created by a contract are imposed, ठीक है, are imposed। सर उसके बाद क्या लिखा है बोल रहा हूं, डोंट वरी। हाँ ठीक है, under certain special circumstances, obligation resembling those created by a contract are imposed by law, although the parties have never entered into a contract. Such obligations imposed by law are referred to as quasi contracts. Such a contract resembles with a contract so far as result or effect is concerned, but it has little or no affinity, little छोटा सा or no affinity with a contract in respect of mode of creation. These contracts are based on the doctrine that a person shall not be allowed to enrich himself unjustly at the expense of another. ठीक है ना, unjust enrichment इसको इंग्लिश में हमने बोलते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल रूटेड है एक कॉन्सेप्ट में जिसको अपने बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। किसी और का पैसे से तुम अमीर होगे, ये गलत है। तो वही बोल रहा है, किसी का खोया हुआ सामान तुम लौटा दो, उसी का है। किसी का खोया हुआ बटवा पैसा उसको लौटा दो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का वही कहना है। ठीक है ना, तो सेलिएंट फीचर्स अभी क्या बोल रहे हैं, देखो सेलिएंट फीचर्स बोल रहे हैं, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज कंसर्न्ड बट इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। लॉ इंपोज कर रहे हैं, पार्टीज खुद से नहीं बना रहे, खुद से बन जा रहे। ड्यूटी एंड नॉट प्रॉमिस, ड्यूटी एंड नॉट प्रॉमिस इज द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। ड्यूटी, तुम्हारा ड्यूटी है, तुम प्रॉमिस नहीं किए किसी को, बट तुम्हारा कर्तव्य है किसी का खोया हुआ सामान लौटाना। ठीक है ना, द राइट अंडर इट is always a right to money and generally though not always to a liquidated sum of money. ठीक है, lastly such a right is available against specific persons and not against the whole world. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। just in rem, just in personam, दो कॉन्सेप्ट है, right against the whole world, right on a particular thing and right against a particular person. अच्छा बोलो, मैं अगर कुछ पोजेस करता हूं, कुछ खरीदता हूं, लेट्स से मेरा फोन का ऊपर अधिकार, राइट ऑन आर्टिकल इज अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। पूरा दुनिया में कोई मेरा फोन नहीं ले पाएगा मेरे से, क्योंकि ये मेरा है। आपका फोन भी आपका है। वैसे ही अगर बात किया जाए, आप किसी व्यक्ति को पैसे दिए हो तो वो पैसे के खिलाफ आपका अधिकार क्या पूरा दुनिया के खिलाफ है या सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ है? सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ है। तो कुछ राइट्स, राइट ऑन अ थिंग होता है, राइट ऑन अ आर्टिकल होता है, राइट ऑन अ आर्टिकल और राइट ऑन अ थिंग इज अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड, राइट अगेंस्ट द पर्सन इज ओनली अगेंस्ट दैट पर्सन। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा क्रिएट होता है? राइट अगेंस्ट द पर्सन। किसी को आपका खोया हुआ सामान मिला, गलती से आपका पैसा मिला, तो जो भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी क्रिएट होता है, ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, ये अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन होता है।
इसीलिए बोला नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड बट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन. ओके, lastly a suit for its breach may be filed in the same way as in case of complete contract. तो quasi contract में भी same suit lawsuit फाइल हो सकता है. जल्दी से देखो, ये सवाल कल ही अपने किए, तो जल्दी से आंसर तुम लोग देना. सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सवाल है, ठीक है. जे, द ओनर ऑफ अ फियाट कार wants to sell his car. For this purpose, he hands over the car to P, a mercantile agent, for sale at a price not less than 50,000. कल ही किए थे. P mercantile agent है, P को खुद ही जे ने दिया, बोला इसको 50,000 में बेचना. The agent sells 40,000 में, and A एक बायर है जो गुड फेथ में खरीदा without any notice of fraud, and जो उसको बेचा P पैसा मार भी लिया, 40,000 लेके भाग भी गया. तो जे डायरेक्टली ए को सू किया जिसको गाड़ी बेचा गया. क्या जे सक्सीड करेगा? आंसर क्या था? नहीं. आंसर था नहीं. कि कारण क्या है? कारण है गुड फेथ में खरीदा. बायर जो है गुड फेथ में खरीदा. बायर वाज अनअवेयर एंड जे खुद एजेंट को दिया था. एजेंट उसको फ्रॉड किया, तो एजेंट से उसको पैसा मिल सकता है बट बायर से नहीं. ठीक है ना. द प्रॉब्लम इन दिस केस इज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट contained in the proviso to section 27. The provision provides that mercantile agent is the one who is in customary course of business, has as such agent authority either to sell goods or to consign goods. Mercantile agent का काम ही होता है बेचना, for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of goods. The buyer of goods from a mercantile agent who has no authority from the principal to sell gets a good title to the goods if the following conditions are satisfied. बायर को अच्छा टाइटल मिलेगा अगर प्रिंसिपल ने मना भी कर दिया उसको 50,000 के नीचे बेचने में. The agent should be in possession of the goods with the consent of the owner. एजेंट वही कर रहा था. And agent should sell the goods while acting it ordinary course of business. And most important point number 3, the buyer should buy it in good faith. ठीक है. तो देखो यही चीज है. एंड लास्ट एक और लाइन है कि बायर को नोटिस नहीं था एट द टाइम ऑफ सेल कि एजेंट का कोई अथॉरिटी नहीं था बेचने का 40,000 में. ठीक है. तो बायर इनोसेंट है, बायर को मिल जाएगा. तो देखो वही लिखा, इन द इंस्टेंट केस द एजेंट P द एजेंट वाज इन पोजीशन ऑफ द कार विद जेस कंसेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेल. A द बायर देयरफॉर ऑब्टेन्ड द गुड टाइटल टू द कार. हेंस J इन दिस केस कैन नॉट रिकवर द कार फ्रॉम A. ठीक है. आंसर कैसे प्रेजेंट करता है? पहले प्रोविजन लिखा, प्रोविजन लिखने के बाद फैक्ट्स ऑफ द केस को लिखा, फैक्ट्स ऑफ द केस ए जे पी, एंड उसके बाद कंक्लूड किया. ऐसे करके लॉ का इनडायरेक्ट आंसर लिखा जाता है. जल्दी से पढ़ो, ये अच्छा सवाल है. रीड इट. सोहन सोल्ड हिज कार. सोहन ने अपना गाड़ी बेचा. सॉरी, सोहन नहीं सर, सूरज. सूरज सोल्ड हिज कार टू सोहन 75,000 में. आफ्टर इंस्पेक्शन एंड सेटिस्फैक्शन सोहन 25,000 दिया एंड गाड़ी का पोजीशन ले लिया एंड बोला 50,000 मैं 1 महीने के अंदर दे दूंगा. बाद में सोहन मना कर दिया 50,000 देने से. कौन सा ग्राउंड में? ये ग्राउंड में कि गाड़ी का कंडीशन अच्छा नहीं है. अब सूरज क्या कर सकता है? ठीक है, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है. अनपेड सेलर, अनपेड सेलर इज द केस. अनपेड सेलर क्यों? क्योंकि सूरज सोहन को बेचा, सूरज को पैसा नहीं मिला, तो सूरज अनपेड सेलर बन गया. तो देखो, एज पर सेक्शन 55 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एन अनपेड सेलर हैज अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर प्राइस अगेंस्ट द बायर पर्सनली. स्ट्रेट अवे सूट फॉर प्राइस करेगा क्योंकि गुड्स तो है नहीं. गुड्स रहता तो लियन लेता या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता या रीसेल होता. ठीक है ना. तो देखो सूट फॉर प्राइस में क्या क्या होगा? Where under the contract of sale of property in goods has passed to the buyer, but the buyer wrongfully neglects or refuses to pay for the goods, the seller may sue him for price of the goods. ठीक है ना. तो यही चीज है. तो straight away बोल दिया, hence Suraj will succeed against one. Recovery of the remaining amount apart from this, Suraj is also entitled to interest. जितना डिले होगा उसमें इंटरेस्ट चार्ज करेगा. इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स, जो खर्चा लगेगा प्रोसीडिंग्स, रिकवरी प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट करने के लिए. ठीक है. ओके, जल्दी से देखो नेक्स्ट सवाल. बोला है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है
डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स का, गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गया सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या एग्रीमेंट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर क्या होगा? तो देखो, हैव बीन डिस्ट्रॉयड आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल इज इफेक्टिव। तो हम लोग पढ़े थे इम्पॉसिबल हो जाएगा परफॉर्म करना, गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एक लाइन में मैं बोल दिया, इसको आंसर देखो, वही बोला, इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 7, contract of sale of specific goods is void at the time when the contract is made, the goods without the knowledge of the seller perished। ठीक है, this section is based on the rule that both, वही one section 8 है अपना relevant, that agreement to sell specific goods become void if subsequently the goods without any fault of the seller or buyer perish or become so damaged as no longer to answer agreement before the risk passes to the buyer. It may however be noted section 7 and 8 apply only to specific goods and not to uncertain goods. Of course, if the agreement to sale of certain quantity of uncertain goods, the perishing of even the whole quantity of such goods in possession of seller will not relieve him of his obligation to deliver the goods। देखो, uncertain goods में तो बायर बोलेगा, अरे भाई तुम्हारा सामान तुम्हारा गोडाउन में पड़ा है, तुम तो असर्टेन किए ही नहीं, तो मेरा सामान अलग से रिस्क कैसे पास किया? ठीक है ना, तो सेलर को भरपाई देना पड़ेगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आंसर से ही दिखा दिया क्योंकि दिख गया। कंडीशन एंड वारंटी का फर्क एकदम बेसिक है, कल ही पढ़े थे। कंडीशन इज एन स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड वो क्या है? कोलैटरल टू द मेन पर्पस है। कंडीशन टूटने से आपका कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट या कैंसिल किया जा सकता है, whereas ब्रीच ऑफ वारंटी होने से डैमेजेस मांग पाओगे। कभी कभार ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, वो कब कब हो सकता है वो भी दे दिया। ओके, फिर पार्टनरशिप का सवाल स्टार्ट हो रहा है, सर कैसे पता? दिख गया आंसर। तो देखो, क्वेश्चन 10 इस पार्टनरशिप भी कल हुआ था। बोला है कैसे पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट होता है, हाउ विल यू फाइंड आउट और हाउ विल यू क्रिएट पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। मैं बोला था ना पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, दो एग्जांपल दिया था। कोई भी पार्टनर रिटायर करने के बाद ये आवश्यकता है, ये मैंडेट है, ये रिक्वायरमेंट है कि पार्टनर पब्लिक नोटिस दे, पब्लिक को बताए कि मैं रिटायर कर गया भाई फर्म से, और जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक उसका लायबिलिटी काउंट होगा, नॉट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट बट टिल द डेट ऑफ सर्विंग पब्लिक नोटिस। तो लेट्स से पार्टनर पब्लिक नोटिस दिया, लेट्स से पार्टनर पब्लिक नोटिस दिया ऑन आज 14th ऑफ अक्टूबर, पब्लिक नोटिस दिया 14th ऑफ अक्टूबर को। मेरा सवाल ये है कि 14 सितंबर को वो रिटायर किया था, 14 अक्टूबर को पब्लिक नोटिस दिया, तो 14 सितंबर से 14 अक्टूबर ही इज अ पार्टनर बट नॉट एन एक्टिव पार्टनर बट अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्लियर है? तो यही है, जो हकीकत में पार्टनर नहीं है बट लीगली जिसको समझा जाएगा पार्टनर, जिसका लायबिलिटी रहेगा, वैसा पार्टनर को बोला जाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या एस्टॉपल। करेक्ट। ओके, नाउ मैं इसका आंसर नहीं दिखाया, बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। मास्टर एक्स, एक बार खुद से पढ़ो, जस्ट रीड इट वंस। Okay. Master X was introduced to the benefits of partnership of Messrs ABC and Company। Master X मतलब ये माइनर का बात बोल रहे हैं।
तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी कि यूनानिमस कंसेंट से ही माइनर दाखिल हो सकता है फॉर ओनली इन द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म विद अ लिमिटेड लायबिलिटी। तो बोला आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, याद करो कल ही पढ़ाया था, माइनस पोजीशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी विद इन 6 मंथ्स उसको क्या देना पड़ता है, पब्लिक नोटिस। तो देखो आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी मोर देन 6 मंथ्स हैज elapsed एंड ही फेल्ड टू गिव अ पब्लिक नोटिस, मतलब उसको क्या डीम किया जाएगा, पार्टनर। और पार्टनर कब से डीम किया जाएगा, फ्रॉम हिज डेट ऑफ ज्वाइनिंग द फर्म, ठीक है ना, नॉट फ्रॉम बिकमिंग मेजर। ओके, तो लेटर ऑन मिस्टर एल एक सप्लायर ऑफ मटेरियल to ABC and Company filed a suit against Messrs ABC and Company for recover of debt। बोला है in the light of Indian Partnership Act, explain, आप लोग लिखना मेरे को चैट में, to what extent X will be liable if he failed to give public notice after attaining majority, बोलो। एंड दूसरा सवाल, can Mr L recover his debt from X? दोनों का आंसर चैट में लिखो, फिर अपने देखेंगे जल्दी। ओके, सो देखो दोनों का आंसर एक तरीके से कोई भी लिखा नहीं तुमने, ठीक है। तो देखो एक ही है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय स्टॉपिल, ये तो बोल दिया। देखो इसमें प्रोविजन इन लॉ लिखना पड़ेगा कि 6 महीने के अंदर माइनर को नोटिस देना पड़ता है कि वो फर्म से रिटायर करेगा या फर्म में रहेगा, ठीक है। फेलिंग विच, अगर वो नहीं दिया तो माना जाएगा वो फर्म में पार्टनर रहेगा और 6 महीना बाद उसका लायबिलिटी बन जाएगा लिमिटेड से अनलिमिटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो देखो वही बोला है, वो बोलने के बाद फैक्ट्स ऑफ द केस में वही बोला है कि A becomes personally liable to third parties for all acts of the firm done since he was admitted in the benefits of partnership. His share of property and profits of the firm remains the same to which he is entitled as a minor. In the instant case X has failed to give public notice, he shall become a partner and his becomes personally liable to L, a third party. In the light of provisions of section 37 and 35, X has failed to give public notice, he has not elected to not become a partner within 6 months, he will be deemed to be a partner, ठीक है। तो यही मैं बोला। ओके सर अब LLP शुरू होता है। हाँ, LLP, what do you mean by designated partner and whether it is mandatory to appoint a designated partner in a LLP? अच्छा देखो, पार्टनरशिप और LLP में फर्क क्या है थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि LLP एंड कंपनीज एक्ट में इसी आरटीपी के जरिए मैं समझाऊंगा बोला था। LLP is nothing but a corporate partnership firm। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म का जब सेपरेट लीगल एंटिटी रहता है, लीगल एग्जिस्टेंस बनता है, तो उसको LLP कहते हैं। LLP फॉर्मेट में हो सकता है, बट हकीकत में LLP एक हाइब्रिड है कंपनी और पार्टनरशिप के बीच, जहां पे रहेगा मेंबर्स के बदले पार्टनर्स और डायरेक्टर्स के बदले रहेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर बेसिकली द पार्टनर्स हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ द LLP। और डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम 2 होना चाहिए हर LLP में, 2 में से एक रेसिडेंट होना चाहिए इन इंडिया, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को एक DPIN नंबर चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कहां से मिलता है? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज द मिनिस्ट्री विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट एज वेल एज LLP एक्ट, ठीक है ना। तो यही है फंडा ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ओके, तो सर ये डेजिग्नेटेड पार्टनर है कौन? मैं तो बोल दिया साफ, एक बार देख लेते हैं आंसर, ठीक है। तो देखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड टू as such pursuant to section 7। फिर बोला every LLP, मैं बोला ना एटलीस्ट 2 designated partners होना पड़ेगा who are individuals and at least one of them resident in India होना पड़ेगा। सर who are individuals आप बोलना भूल गए थे, हाँ ठीक है। उसके बाद if in LLP all the partners are body corporates, सुनना,
बॉडी कॉर्पोरेट्स अगर पार्टनर्स है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे इंडिविजुअल बनेगा, तो बॉडी कॉर्पोरेट्स का नॉमिनी को बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 2 individuals who are partners of such LLP or nominees of such body corporate shall act as designated partner. Resident in India का मतलब है 182 दिन या ऊपर इंडिया में था, क्लियर है, ओके। अभी देखो नेक्स्ट सवाल, ये कंपनीज एक्ट से है, कंपनीज एक्ट से है 2-2 सवाल, फिर खत्म है अपना, ठीक है ना। तो कंपनीज एक्ट से 2-2 सवाल करेंगे और उसके बाद आरटीपी खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनना। मिस्टर अनिल formed an OPC। सर OPC क्या होता है? 1 person कंपनी, एक मेंबर, और वही एक मेंबर कंपनी बना ले रहा है, वही एक शेयर होल्डर रहेगा, ठीक है। तो मिस्टर अनिल बोल के एक आदमी है, पर्सन है, who formed a 1 person कंपनी 16 अप्रैल 2018 को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। The turnover of OPC in the financial year 31st March 2019, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, पहला साल 2.25 करोड़ था। His friend Sunil wanted to invest in his OPC, so they decided to convert it voluntarily into a private limited company. Can Anil do so? तो सीधा हिसाब है कि उसका दोस्त सुनील इन्वेस्ट किया ओपीसी में, so they decided to convert it voluntarily into a private limited company। यानी कि सुनील जो है ओपीसी में इन्वेस्ट करने का सोचा, एंड प्राइवेट लिमिट इन्वेस्ट करेगा तो 2 मेंबर हो जाएगा, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा। तो अनिल क्या कर पाएगा ये, ठीक है। तो देखो सीधा हिसाब इसमें समझते हैं, ठीक है। एक सेकेंड तुम लोग का आंसर पढ़ना एक बार, प्लीज रीड द आंसर।
Yes, guys, I'm so sorry. I had to interrupt. Huh. Sorry, we are back. So, as per provisions of Sub Rule 7, Rule 3 of Companies Incorporation Rule, OPC cannot, ये highlight कर लो और दिमाग में सोच लो, OPC voluntarily convert नहीं हो सकता है 2 साल incorporation से अगर खत्म नहीं होता है, except एक ही टाइम में एक ओपीसी वॉलंटरीली कन्वर्ट हो जाएगा, इनवॉलंटरीली रादर, ठीक है, वो है थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, अगर 50 लाख इंक्रीज हो सकता है या फिर एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे 2.25 करोड़ था, ठीक है, पहला साल का टर्नओवर, ठीक है। अच्छा, तो देखो इन द इंस्टेंट केस ओपीसी, वही आंसर लिखा है, इन द इंस्टेंट केस अनिल फॉर्म्ड एन ओपीसी ऑन अप्रैल 2018 एंड टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में हुआ 2 करोड़ 25, इवन दो 2 years have not expired, सिंस एवरेज एनुअल टर्नओवर ऐसे ही बड़ा हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड स्टेटिंग has exceeded 2 crores, Anil can convert OPC into private limited company along with Sunit, ठीक है, ओके। लास्ट जो सवाल है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन क्या है? डॉक्ट्रिन है प्रिंसिपल्स इन लॉ, जो ओवर इयर्स लॉ को स्टडी करके हम लोग को समझ में आता है। तो ऐसा एक डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर का मतलब है घर का अंदर वाला चीज। अच्छा बोलो, एक कंपनी का अंदर में कंपनी कैसे मैनेज हो रहा है, इल मैनेज्ड या वेल मैनेज्ड, ये बाहर से तुमको पता नहीं चलेगा। बट हम लोग जब एक कंपनी के बारे में सोचते हैं, बड़ा कंपनी छोटा कंपनी, हम लोग सोचते हैं सारा अंदर का काम सही हो रहा है या गलत, सही, यही सोच लेते हैं डील करते वक्त स्पेशली। तो आप अगर एक बैंक हो, आप लोन दोगे कंपनी को अंदर में सारा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा, तो वो सही से कंपनी किया है यही मान के आप लोन दोगे। आपको जो केवाईसी चाहिए वो तो आप ले लोगे, उसके अलावा, ठीक है। तो वही बोला, एक्सप्लेन क्लियरली द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एज एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस in which an outsider dealing with the company cannot claim any relief on the ground of indoor management, ठीक है, ओके। तो सर बोला, according to indoor management, outsiders dealing with the company though are supposed to have satisfied themselves regarding the competence of the companies to enter into the proposed contracts are also entitled to assume that as far as internal compliance and regulations by the company is concerned, everything has been done properly. Outsiders ये डीम कर लेगा सब कुछ अंदर का चीज ठीक चल रही है, यही है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। They are bound to examine registered documents. Registered documents तो examine करना ही पड़ेगा and ensure that proposed dealing is not inconsistent therewith, but they are not bound to do more. इससे ज्यादा उन लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा outsider को। They are fully entitled to presume regularity and compliance by the company with the internal procedures as required by memorandum and article. Memorandum and article में जो लिखा हुआ internal procedures है, ये हो रहे, यही मानने का assumption का उन लोग के ऊपर right है, they have right, they are entitled. This doctrine is a limitation of the doctrine of constructive notice। और एक doctrine है doctrine of constructive notice, जिसमें माना जाता है कि बाहर वालों को नोटिस है ये चीज का, बाहर वालों को पता है, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में बाहर वालों को पता नहीं है और बाहर वालों को बख्श दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आपको पता नहीं, फिर भी आप सोच के रखो अंदर सब ठीक चल रहा है। तो दोनों उल्टा है। तो देखो ये इसमें केस लॉ है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वाइन, जिसको अपने टर्क्वाइन रूल भी बोलते हैं, जहां पे एक बैंक ये टर्क्वाइन बोल के कंपनी को लोन दिया था। टर्क्वाइन बोला था हम लोग का तो लोन लेने का वो नहीं है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है या पास नहीं हुआ रेजोल्यूशन, बट तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो बैंक को कोर्ट ने बोला बैंक का ये देखना नहीं है कि तुम्हारा अंदर में तुम क्या कर रहे हो, बैंक यही सोच के तुमको लोन दिया, तुम्हारा अंदर सब ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगा दिया। तो वही बोला। अब देखो द अबव मेंशन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शंस है, दैट इज टू से इट इज इनएप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। ऑफ कोर्स जहां पे बाहर वालों को नोटिस है, बैंक को अगर पता चल जाता कि अंदर में
रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है एक्सप्रेसली, तब क्या बैंक ये इंडोर मैनेजमेंट के पीछे छुप पाता? नहीं। तो वही बोला, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी अगर होगा, उसके बाद तुम नहीं बोल पाओगे इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, तुमको सस्पिशन हुआ है, शक हुआ है, तो फिर तुम नहीं कर पाओगे। फॉर्जरी, doctrine of indoor management applies only to irregularities that might otherwise affect a transaction, but it cannot apply to forgery. फॉर्जरी में कोई जाल करके नहीं बोल पाएगा अरे इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारा केसेस एक्सेप्शन है। ओके, दैट कंक्लूड्स आवर आरटीपी। सो नाउ नेक्स्ट 2-3 मिनट्स मेरे को लगेगा आज का क्लास समाप्त करने में। पहला चीज मेरे को जो बोलना है, मैं पूरा आरटीपी सॉल्व करवाया, ठीक है। मैं तुम लोगों से एक बार और मुलाकात करने वाला हूं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ओनली, टुवर्ड्स द एंड, और नवंबर का फर्स्ट वीक। मैं एक अकाउंट्स का रिवीजन क्लास कराऊंगा, जहां पे अकाउंट्स का आरटीपी पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो उस दिन तक अकाउंट्स तुम लोग भी प्रिपेयर कर लो, वो बहुत ही दिलचस्प क्लास होगा। एंड अकाउंट्स का बहुत सारा कॉन्सेप्ट तुम लोग को मिल जाएगा, कंसेप्चुअली कराऊंगा। एंड लास्टली, वो कल था, कल नहीं होगा, मैं कैंसिल कर रहा हूँ कल वाला सेशन, बिकॉज एग्जाम्स पोस्टपोन हो गया, मीनिंगलेस है अभी वो एफर्ट देके, वो थोड़ा एंड की तरफ देने से फायदा है, नवंबर फर्स्ट वीक, अक्टूबर लास्ट वीक, ठीक है ना। एंड लास्टली, लॉ के लिए मेरे को जो बोलना है वो यही है, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं जैसे पढ़ाया वैसे ही घर में एक बार रिवीजन देना प्रोविजंस को, और उसके बाद सवाल जवाब करना मेरा बुक से। और आरटीपी सिर्फ ये वाला नहीं, आरटीपी 3 करना, 3 आरटीपीज मिनिमम करना, ये वाला टर्म का, इसके पहले वाला टर्म का, उसके पहले वाला टर्म का, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी करना, और हाथ से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके आंसर राइटिंग स्किल को एनहांस कीजिए, तब जाके आपको फायदा है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर है? Without any further ado, I am ending today's session. If there's any query, you please write to me. You guys know my number, of course. I'm sharing it once again. Oh, you guys have my number. जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो, उन लोग को अगर नहीं है उन लोग के पास, तो this is my number. Of course, please get in touch with me. A very good luck to all of you. Thank you.